नमस्कार सभी बच्चों को, जयराम जी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे कि काफी बच्चों के अभी एग्जाम का टाइम आ चुका है, कुछ बच्चे रिवीजन कर रहे हैं, तो उन्हीं रिवीजन से रिलेटेड हम यहां पर अब बोर्ड की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। तो इस बोर्ड की क्लास में हम यहां पर सारी चीजें देखेंगे जिसमें आपकी थ्योरी हो गई, डेरिवेशन हो गए, क्वेश्चंस हो गए, डेफिनेशंस हो गई, हर तरह की चीजें हम यहां पर लेक्चर्स में देखेंगे और वो भी बहुत कम समय में काफी सारा पढ़ लेंगे। और मैं कह रहा हूं कि आप इस बोर्ड की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप ये लेक्चर पूरा देख लीजिए, यहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा, इस चीज की मैं गारंटी आप सभी से लेता हूं। ठीक है, तो शुरू करें। बहुत सबसे पहले जो हम यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं वही हमारी 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, वन एंड ओनली। मेरे को लगता है आपने काफी बार रिवीजन कर लिया होगा, आपके काफी एग्जाम हो जाते हैं, उस टाइम आप कर लेते हो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनकी नींद धीरे धीरे खुलती है, तो उन लोगों के लिए ये लेक्चर्स काफी बेनिफिशियल रहेंगे। और साथ ही साथ बहुत बड़ी बात यह है कि इसी लेक्चर्स के इसी नोट्स अगर आपको चाहिए पीडीएफ की फॉर्म में, तो वो भी आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको वो सारी चीजें यहां पर मिल जाएगी। आइए शुरू करें अब। तो सबसे पहले अपना फर्स्ट चैप्टर जो है वो कौन सा है, वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, है ना। तो यह इलेक्ट्रोस्टैटिक का आपका फर्स्ट चैप्टर है। और सेकंड इस यूनिट में हम देखेंगे पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। तो यहां पर आपने सामने दे रखा है, ध्यान से देखना सुनना, क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस। मतलब कि यहां पर इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, चार्ज से रिलेटेड सारी बातें करेंगे कि चार्ज क्या करता है, चार्ज पर फोर्स कितना लगता है, कौन सा फोर्स लगता है, कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, और चार्ज कौन से फील्ड को बनाता है, सारी चीजें हम यहां पर देखेंगे। तो बेसिकली अगर आपकी जो फर्स्ट बुक की अगर मैं बात करूं, सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, अपनी जो 12th क्लास की जो आपकी फर्स्ट बुक है वो कौन सी बुक है, उस बुक का जो नाम है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। यानी कि यहां पर जो हम देखते हैं वो है, एक तो इलेक्ट्रिक का अलग से पोर्शन देखा जाएगा जिसमें सिर्फ चार्ज की बातें करेंगे, इलेक्ट्रिक, ठीक है, और दूसरा जो पोर्शन है वो है अपना मैग्नेटिक। कौन सा है सर, ये मैग्नेटिक है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके बाद करंट, ठीक है ना, तो ये इधर आ जाएंगे। उसके बाद 4 से अपन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब दोनों का मिक्स, ठीक है ना, तो 4 आ जाएगा। फिर खाली मैग्नेट में अगर अपन जाएंगे तो 5, फिर 6 जो है वो अपना ईएमआई हो जाएगा, 7 जो है ये होगा आपका अल्टरनेटिंग करंट, करंट से रिलेटेड, है ना, और 8 जो है वो होगी अपनी ईएम वेव। तो यहां पर ये कुछ चैप्टर्स है, फास्ट ट्रैक रिवीजन चलेगा, है ना, और आप सभी रिवीजन देख लो, या फिर एक तरह से शुरू से हम पढ़ रहे हैं यूं समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर एक भी चीज छूटेगी नहीं, सारी के सारी चीज हम यहां पर देख रहे हैं। चलिए शुरू करें। बिल्कुल सर, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम देखने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या देख रहे हैं हम यहां पर, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट ले आती है। अब इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट कैसे, ध्यान से देखना कि शुरुआत में कुछ ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने क्या किया, 2 एक्सपेरिमेंट किए। एक एक्सपेरिमेंट, एक एम्बर की इन्होंने एक रॉड ली, इस रॉड को आप क्या करो, सिल्क पे रब करना है आपको। किस पे रब करना है, सिल्क पे। फिर इसके बाद इस रॉड को एक दूसरी जो फ्रीली लटकी हुई रॉड थी उसके पास लेके गए, तो इन्होंने ये देखा कि यह जो रॉड है, ये रॉड इससे वापिस दूर भाग रही थी। अब इसने देखा भाई ये तो एक अलग ही नया एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है। ये तो था ग्रीक फिलोसोफर का। एक इसने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, जो कि इन्होंने एक स्टोन लिया और उस स्टोन के पास अगर इन्होंने आयरन पीस ले गए तो ये इनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट बहुत सालों पहले हो गए थे, और ये स्टोन कुछ और नहीं, ये मैग्नेट था, नेचुरल मैग्नेट, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन 2 से रिलेटेड सारे फिनोमिना, फिर धीरे धीरे समय बढ़ता गया, टाइम गुजरता गया, अलग अलग साइंटिस्ट आ गए, तो इन दोनों फील्ड को उन्होंने सेपरेट कर दिया। एक मैग्नेट का अपना अलग फील्ड और एक इलेक्ट्रिक का अपना अलग फील्ड। तो इसके अंदर जो अट्रैक्शन या रिपल्शन हुआ था उसका रीजन था चार्ज। क्या था, इन्होंने सोचा कुछ तो एक ऐसी चीज है जिसके कारण ये सारी चीजें हो रही है।
अब भाई ऐसे कैसी चीजें हैं, तो उन्होंने उस समय उसको नाम दिया चार्ज। ठीक है, अब चार्ज जो होते हैं, फिर ये इसके बारे में स्टडी की सबसे पहले फिर फ्रैंकलिन ने, साइंटिस्ट थे फ्रैंकलिन, है ना। तो आइए देखते हैं अब चार्ज क्या होता है। तो चार्ज इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एनी बॉडी ड्यू टू विच बॉडी गेन्स द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि वो बॉडी कौन सा है, एक इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट ले आती है। यानी कि वो इफेक्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे वो अट्रैक्शन का फोर्स हो या फिर रिपल्शन का फोर्स हो। तो ये सारी चीजें यहां पर रहती है। ठीक है, अब ये किसी न किसी कुछ तो कारण हो रहा होगा, तो इन्होंने उसके अंदर देखा तो इनको अलग अलग दो टाइप की प्रॉपर्टीज नजर आई, इससे ज्यादा इनको नजर नहीं आई। तो फिर इन्होंने दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी के बेस पे दो नाम दे दिए। एक का नाम दे दिया इन्होंने पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे का इसने क्या नाम दे दिया, नेगेटिव चार्ज। तो दो नाम इन्होंने दे दिए, एक था आपका कौन सा, पॉजिटिव, और दूसरा अपना कौन सा हो गया, नेगेटिव। ठीक है, एक मिनट, चलिए, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव और दूसरा हो गया नेगेटिव। तो चार्ज की अगर हम यहां पर बात करें, चार्ज क्या है, चार्ज इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी ड्यू टू विच अ बॉडी गेन्स इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल क्लियर। एंड चार्ज इट हैज टू टाइप्स, कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना जो आता है वो है चार्ज होता क्या है और क्यों होते हैं। अब दो टाइप्स के चार्ज होते हैं। अब इसे कब पॉजिटिव कहा जाएगा और कब नेगेटिव कहा जाएगा। देखो, जब हमने उस रॉड को सिल्क से रब किया था, सुनना ध्यान से, ये रॉड हो गई आपकी और ये सिल्क हो गया, अपन ने इसको इस पर रब किया। क्लियर। तो उस समय क्या हुआ कि इस रॉड ने अपने जो इलेक्ट्रॉन थे वो इसके अंदर ट्रांसफर कर दिए। क्लियर। उस कारण यह रॉड क्या हो गई, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो सारा खेल है ये इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का है। वो इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस से बहुत दूर है ना, और इनकी बॉन्डिंग बहुत वीक है, तो रब करने पर ये जल्दी अपने आप को रिलीज कर देंगे और ये रिलीज करके दूसरी बॉडी में चले जाएंगे। तो उस समय जिस बॉडी ने चार्ज इलेक्ट्रॉन लिए हैं वो तो हो जाएगा नेगेटिव, और जिस बॉडी ने दिए हैं वो बॉडी हो जाएगी आपकी कौन सी, वो हो जाएगी पॉजिटिव। आ गई बात समझ में। यस सर। और आगे देखिए, तो चलिए ये लाइन एक बार हम वापिस पढ़ लेते हैं। चार्ज इज ऑब्टेन बाय बॉडी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको जैसा कि बताया कि इलेक्ट्रॉन के कारण ये सारी चीजें होती हैं। द बॉडी विच रिलीज और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, है ना, कि जो बॉडी रिलीज कर रही है, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही है, ठीक है, तो वह बॉडी कौन सी होती है, पॉजिटिव चार्ज। और जो बॉडी गेन कर रही है, जो इलेक्ट्रॉन ले रही है, दे बिकम अ नेगेटिव चार्ज। आ गई बात समझ में। जी सर आ गई है। और आगे बढ़े तो काम की यहां पर चीजें मैंने आपको जैसा कि बताया, सुन लेना नोट में, कि द बॉडी विच हैव लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर ऑर्बिट ऑलवेज रिलीज द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि जो बॉडी आउटर ऑर्बिट में लूजली न्यूक्लियस से बाउंडेड रहती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, और जो टाइटली बाउंड रहती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। आ गई बात समझ में। जी सर आ गई। आप तो और आगे बढ़िए। चलिए, तो नेक्स्ट जो आता है वो है अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं चार्ज एट रेस्ट इट इज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। वाओ, बहुत अच्छी बात बोल दी है कि चार्ज अगर रेस्ट में है, जैसे मान लो ये चार्ज है, ये रेस्ट में है, ये मूव नहीं कर रहा है, तो इसके चारों तरफ एक फील्ड बनेगा, और ये फील्ड कौन सा होगा, ये फील्ड होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा होगा, ये फील्ड होगा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल जी सर। और यही चार्ज अगर मोशन में है, यानी कि इस समय इनकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो, तो इलेक्ट्रिक के साथ साथ इनके चारों तरफ एक और फील्ड जनरेट होता है, और इस फील्ड को हम कह सकते हैं कौन सा फील्ड, ये फील्ड होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड। आ गई बात समझ में। जी सर बिल्कुल आ गई। तो यहां पर दो बातें हमने यहां पर देखी, कौन कौन सी, कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो यह अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और यही चार्ज अपने सामने अगर मोशन में है, जहां पर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यह बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। जी सर बिल्कुल क्लियर, है ना।
और अगर ये चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है, सुनना ध्यान से, चार्ज क्या हो रहा है, एक्सेलरेटेड, दैट मीन्स वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, हर टाइम इसकी स्पीड बढ़ रही है, तो उस समय यह क्या करेगा, यह जो जनरेट करेगा वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आ गई बात में, बिल्कुल सर आ गई, शाबाश। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है ये हमने देख लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हमने देख ली, और आगे बढ़े जी सर, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो अगला जो आता है वो है चार्ज जो होती है वो डेराइव्ड क्वांटिटी होती है। बच्चों डेराइव्ड क्या होता है, देखो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप्स की होती है, एक तो होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, कौन सी होती है, फंडामेंटल, जो कि दूसरों पर डिपेंड नहीं रहती है, जैसे लेंथ, मास, टाइम, ये सब किस में आती है, फंडामेंटल में, ठीक है। और दूसरी जो होती है वो डेराइव्ड क्वांटिटी होती है, जो दूसरों पर डिपेंड रहती है, मतलब चार्ज जो है वो उस दो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड है। Q इज इक्वल टू क्या होता है, आई टी, मतलब ये करंट पर डिपेंड है और ये टाइम पर डिपेंड है, तो ये दो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, चार्ज इज डेराइव्ड क्वांटिटी। दूसरा जो होता है बच्चों वो है चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं रहती है, यह वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम इसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। दूसरी क्या होती है, सीजीएस में स्टेट कूलाम, या फिर इसे फ्रैंकलिन कहा जाता है। यह काफी स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज की। क्लियर जी सर, बिल्कुल क्लियर। और आगे बढ़े, हाँ, तो और ध्यान से सुनना, दूसरी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में अगर अपन देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है लाइक चार्जेस क्या होते हैं। चलो आइए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यहां पर आपको दे रखी है वो है लाइक चार्जेस, मतलब कि अगर दो सेम चार्ज है तो इनके बीच में क्या होगा, रिपेल्शन होगा, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। और यही अगर अनलाइक चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव है, तो ये हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। हमेशा स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई भी दो चीजें इस प्रकृति ने बनाई है और दोनों अपोजिट हैं तो उसमें अट्रैक्शन होगा ही होगा, और दो चीजें सेम है तो हमेशा क्या होगा, रिपल्शन होगा। अगर आपके और आपके साथी के विचार अगर सेम मिलते हैं तो कितनी जगह बहस हो जाती है, और दोनों के अगर अलग अलग विचार मिलते हैं तो विचारों को मिला करके एक नए विचार आप बना सकते हैं। तो उसी की तर्ज पर यहां पर चार्ज भी बने हुए हैं। बिल्कुल क्लियर जी सर। और अगली प्रॉपर्टी की तरफ अगर अपन बात करें इसमें, तो नेक्स्ट देखिए, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, सुनना ध्यान से। अकॉर्डिंग टू क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ई। अब ये ई क्या होता है, ई की वैल्यू रहती है, ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन है तो प्लस, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस। यह मतलब कि चार्ज की वैल्यू है। ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लो कोई बॉडी है, ये मान लो हमने एक बॉडी बना दी, इस बॉडी में मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, 1। कितना हो सकता है, 1। क्या 1 से कम हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। ये होता है आपका क्वार्क्स। क्या होता है, क्वार्क्स। और क्वार्क्स के बारे में हमें यहां पर स्टडी नहीं करनी है, ये आप अगर मैथमेटिक्स के हो तो आगे की क्लासों में पढ़ोगे, बायो तो देखो अब उसके आगे की क्लास में मैंने पढ़ी ही नहीं है तो मैं उसके बारे में आपको बता ही नहीं सकता। चलिए, तो जो एक चार्ज है वह एक चार्ज पर मतलब एक इलेक्ट्रॉन मान लो रखा हुआ है, ठीक है, नंबर में, तो उस पर जो चार्ज रहेगा वो ई के इक्वल रहेगा। ठीक उसी तरह से अगर उसमें दो चार्ज हैं तो वो हो जाएगा आपका 2e के इक्वल, 3 है तो वो हो जाएगा 3 के इक्वल। इसी तरह से अगर n है तो वो हो जाएगा ne के इक्वल। मतलब कि उस बॉडी का टोटल चार्ज q इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, यह होगा सर हमारा q इज इक्वल टू ne के इक्वल। जी सर, आ गई बात समझ में, आ गई, वेरी गुड, शानदार, क्लियर। ठीक है, तो फिर बहुत अच्छी बात है, और आगे बढ़े, ओके फाइन। तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज का मतलब समझ गए कि किसी भी बॉडी में जो चार्ज है वो E से कम नहीं हो सकता। दैट मीन्स द टोटल चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज E। क्लियर, फाइन। नेक्स्ट जो अपना आता है वो है स्लाइड चेंज नहीं हुई, चलिए भैया आगे बढ़िए। चलिए, तो अगला जो आता है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अपना क्या कहता है कि चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं
और ना ही हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज हमेशा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। कहने का मतलब यह है कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है, जैसे कि अपन किसी बॉडी में बोलें कि यह एक पॉजिटिव चार्ज हो गया है, तो चार्ज अंदर से जनरेट नहीं होता है, इसका मतलब उसने किसी और को अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। आगे बात समझ में, इसलिए वो होता है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि उसमें जो चार्ज हैं वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हुए। जिसने दिए वो पॉजिटिव हो गया, जिसने लिए वो हो गया नेगेटिव। क्लियर? जी सर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इसे अपन नष्ट कर सकते हैं। यह हमेशा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। चलिए, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिविटी का मतलब यह रहता है कि चार्ज जो है, देखो पहले ही मैंने आपको बताया था, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी को अपन इजीली एल्जेब्रिक सम इनका हम कर सकते हैं। मतलब कि मान लो अगर हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी में अपने पास अलग अलग चार्ज है, जैसे एक हो गया 1 कूलम, दूसरा हो गया 2 कूलम, तीसरा हो गया -3 कूलम, चौथा हो गया 4 कूलम। टोटल चार्ज अगर हमें चाहिए तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + 2 + -3 + 4। तो टोटल इस बॉडी में कितने चार्ज हो गए? 3 और 4 7 -3 मतलब कि कितने बच गए? ये आपके पास बच गए 4 कूलम चार्ज। तो ये है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी कि हम यहां पर इसे क्या कर सकते हैं, इसे हम इजी गोइंग एल्जेब्रिक सम इनका हो सकता है। ठीक है, फाइन? जी सर, बिल्कुल फाइन। और आगे बढ़िए, तो नेक्स्ट अपना आता है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। सबसे पहले जो आता है वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अगर दो बॉडी को रब किया जा रहा है, एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, दूसरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, तो इस मेथड को हम कहेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, क्योंकि आपने रब किया है। तो देखो यहां पर डेफिनेशन में भी वही चीज लिखी होगी कि व्हेन टू सुटेबल मटेरियल्स अंडर सुटेबल कंडीशंस आर रब्ड टुगेदर, देन अ बॉडी हैविंग लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स लॉस इलेक्ट्रॉन एंड बॉडी हैविंग टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स बिकम गेन्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन, सुनना ध्यान से, लूजली बाउंड है वो तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, उनसे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे, और जो टाइटली है वो गेन कर लेंगे। कब? रब करने पर। तो यह मेथड क्या होता है? यह होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आगे बात समझ में? जी सर, बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं, तो देखिए ध्यान से, चार्जिंग बाय कंडक्शन या फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो फिजिकल कॉन्टैक्ट में कुछ नहीं करना, मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, इसको अगर आपने चार्ज करना है तो वो बॉडी अपन ने दूसरी बॉडी इसके पास ले जाके टच कर दी। टच करने से इस बॉडी ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये हो गए नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। तो यह मेथड जो होता है वो होता है चार्जिंग बाय कांटेक्ट। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहां से अगर हम देखें, अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। तो यह महत्वपूर्ण है। बाकी अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो और आगे आते रहेंगे और अपन क्लिक करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए और आगे बढ़े। अपन नेक्स्ट अगला टॉपिक है, वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही काम की चीज, जिसके बिना हम इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं पढ़ पाते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की यहां से एक शुरुआत है जो चार्ज के फोर्स से रिलेटेड टेक्निक देता है। ये टेक्निक अगर बड़े सरफेस की बात करें तो वहां पर काम नहीं करेगी, यानी कि ये लॉ, कूलम्ब्स लॉ काम नहीं करता है, वहां पर अपनी गॉस थ्योरम काम करती है, तो उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर अपन सिर्फ अभी कूलम्ब्स लॉ की बात करेंगे। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि लॉ force of attraction or repulsion between two stationary point charge separated by a finite distance directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square of distance between them। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो हमारे पास कोई दो चार्ज हैं और इन दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है, एक चार्ज हो गया अपना Q1, दूसरा चार्ज हो गया आपका Q2, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम लिख देते हैं R। क्या लिख रहे हैं? R। दो चार्ज हो गए, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। वाओ। एंड दिस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, 1/r², यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो फिर हम इसे कह सकते हैं F is proportional to the Q1 Q2 upon R²। प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या जुड़ेगा? कांस्टेंट जुड़ेगा सर। तो यह हम लिख देते हैं F is equal to KQ1 Q2 upon R²।
के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू 1/4πε0। अगर हम यहां पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और लिखना ही है तो ये लिख दिया अपन ने 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सर यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो होता है आपका परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वैल्यू कितनी रहती है? इसकी वैल्यू ही रहती है, एक मिनट है ना, अपन बता देते हैं सारी चीजें। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट, इसे हम कहेंगे परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसकी वैल्यू रहती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। क्लियर? और 1/4πε0 इसकी वैल्यू कितनी रहती है? 1/4πε0। ये होता है 9 इंटू 10⁻9। क्लियर? यूनिट इसकी हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट इसका उल्टा हो जाएगा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। खत्म काम। जी सर बिल्कुल, ओके फाइन। तो नेक्स्ट अपन और आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है। देखो ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल सुपरपोजिशन, टोटल फोर्स ऑन गिवन चार्ज इज अ वेक्टर सम ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। कहने का मतलब यह है कि अगर, सुनना ध्यान से, कोई चार्ज है Q नॉट, इसको अपन टेस्ट चार्ज मान लेते हैं। इस पर अलग अलग चार्ज फोर्स लगा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं अपन एक चार्ज Q हो गया Q1, ये इस पर फोर्स लगा रहा है F1। दूसरा चार्ज अपन ले लेते हैं Q2, ये इस पर लगा रहा है फोर्स F2। तीसरा हम ले लेते हैं Q3 और ये इस पर लगा रहा है फोर्स F3। इसी तरह से ये चार्ज हो गया आपका Qn, फोर्स लग रहा है आपका Fn, है ना। तो इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स, वापस सुनना, इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स यह इक्वल रहेगा इंडिविजुअल चार्ज F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 प्लस Fn के इक्वल। आगे बात समझ में? जी सर। सुनना ध्यान से, मान लो एक लड़का है तुम्हारी क्लास में आ गया और उसके बाद आने के बाद तुमको पसंद नहीं आया उसकी शक्ल, एक एक थप्पड़ आप सभी ने उसको मार दी। अब मैं अचानक क्लास में आया और मैंने देखा इसको इतना किसने मारा? एक को पकड़ा, उसने कहा सर मैंने कहा मारा, मैंने तो एक ही थप्पड़ मारी। तो सबको अलग अलग, सबने तुमने थप्पड़ मार दी, तो उसको लगने वाली थप्पड़ तुम सबके द्वारा लगी गई थप्पड़ों का टोटल सम था वो। तो उसने तो 50 थप्पड़ मार ली, पर मारी तुम सबने एक एक। बिल्कुल, तो वही चीज यहां पर है कि जो एक चार्ज है, वो चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो सबके अलग अलग इंडिविजुअल चार्जेस के जो फोर्स है उन सबका सम है। बस खत्म बात। यही अपना क्या कहता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बिल्कुल। चलिए और आगे नेक्स्ट जो आता है आपका वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जैसे कि मैं आपको बताता हूं, सुनना ध्यान से। अब दो चार्ज हैं, उन दोनों चार्ज के बीच में एक फोर्स लग रहा है, और मान लो वो जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है अपना एयर में। किधर लग रहा है? एयर में। मतलब F एयर, ये क्या हो जाएगा अपना 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यही चीज अपन मीडियम की बात करें, F मीडियम, तो ये क्या हो जाएगा 1/4πε0। साथ में एक मीडियम और जुड़ जाएगा एप्सिलॉन आर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? जी सर बिल्कुल क्लियर। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। क्लियर? जी सर। हाँ जी। तो क्या कर रहे हैं अब अपन? इक्वेशन में कर रहा हूं यहां पर 1/2। तो आप 1/2 करोगे तो ये F एयर अपॉन F मीडियम, ये हो जाएगा
1/4πε0 से 4/4πε0 कट गया। आपके पास इधर क्या बच गया, Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर से Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर भी कट गया। हमारे पास ऊपर क्या बच गया, ऊपर तो सारी चीजें उड़ गई हैं और नीचे हमारे पास बच गया 1/ε r, है ना। सो हम यहां पर इसे लिख सकेंगे F एयर अपॉन F मीडियम इज इक्वल टू εr। तो यहां पर यह जो εr है, इट इज द रेशियो बिटवीन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर टू द मीडियम, है ना। और इसी εr को हम कहेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर हम इसे कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। आगे बात समझ में? जी सर बिल्कुल आ गई। और आगे बढ़े? हाँ जी चलिए। तो नेक्स्ट जो आता है वो है अपना टॉपिक जो है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द रीजन एरिया अराउंड अ चार्ज ऑफ बॉडी एट विच इफ अनदर चार्ज ऑफ बॉडी इज प्लेस्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई मान लो चार्ज है, ये चार्ज अपने चारों तरफ एक जोरदार एरिया बना देगा, जिसके अंदर अगर हम यहां पर कोई दूसरा चार्ज Q0 या टेस्ट चार्ज रखते हैं, यह अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या फील करेगा, फोर्स। और वो फोर्स कुछ भी हो सकता है, चाहे वो अट्रैक्शन का हो या फिर वो रिपल्शन का हो, तो कोई भी फोर्स हो सकता है। और यही फोर्स जिस एरिया में लग रहा है उसी एरिया को हम क्या कहते हैं, उसी एरिया को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल खत्म काम। और आगे बढ़िए, नेक्स्ट जो आता है अपने सामने वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, सुनना ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि यह जो टेस्ट चार्ज है, दिस टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, यानी कि ये अपने ऊपर एक फोर्स फील कर रहा है, तो इसके ऊपर एक F बेटा दो, इज इक्वल टू क्या हो गया, E। खत्म काम। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। सर इसकी यूनिट क्या होगी? अरे यूनिट फोर्स की क्या होती है, फोर्स की तो होती है न्यूटन, और क्यू की कितनी हो जाती है, ये होती है कुलाम। तो न्यूटन पर कुलाम, ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट। क्लियर? जी सर बिल्कुल क्लियर। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने अगला जो क्वेश्चन है वो है कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ छोटे नंबर में अगर बाय द वे आपको पूछ लिया जाए तो आप यहां से कर सकते हो। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो मान लो हमारे पास है एक पॉइंट चार्ज Q, इसके एरिया में हम R डिस्टेंस पर, कौन से डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज लेके आ रहे हैं, वो है Q0। कितना ला रहे हैं, Q0। डिस्टेंस कितनी है, R। यह Q इस Q0 पर एक फोर्स लगा रहा है। ठीक है, फोर्स कुछ भी हो सकता है, अट्रैक्शन, रिपल्शन, वो बातें अपन बाद में करेंगे। चलिए, तो फोर्स ये अभी लगा दिया अपन ने। अब सुनना ध्यान से, हमें इसकी क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। बिल्कुल जी सर बिल्कुल क्लियर। चलो, तो F इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रॉम कुलाम्स लॉ, फ्रॉम कुलाम्स लॉ, कुलाम्स लॉ। क्लियर? जी सर। तो सुनिए, कुलाम्स लॉ में क्या है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0। दो चार्ज हैं, Q है, दूसरा क्या है, Q0 है, अपॉन R स्क्वायर। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, ठीक है। तो E इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, F की वैल्यू ये पूरी पूरी रख दीजिए, तो 1/4πε0 Q0 अपॉन R स्क्वायर, और ये वाला Q0 हम वापिस लिखेंगे Q0 ने Q0 को उड़ा दिया, हमारे पास E की वैल्यू बच गई, और वो कितनी बची है, वो बची है सर 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये है पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। न्यूमेरिकल कभी यहां से पूछा जा सकता है, आपके बोर्ड के हिसाब से अगर अपन बात करें तो। क्लियर? यस सर बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़े? जी सर अपन बढ़ सकते हैं और आगे। चलिए नेक्स्ट, तो अगला जो आता है वो है, क्या टॉपिक दे रखा है देख लेते हैं हम यहां पर।
नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस होती है जो कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में रहती है जहां पर कोई भी चार्ज फ्रीली घूम सकता है, मूव हो सकता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स में बी डिफाइंड एज द कर्व अलोंग विच स्मॉल पॉजिटिव चार्ज वुड टेंड टू मूव when free to do so an electric field and tangent to which any point gives the direction of electric field that point। यानी कि ये कुछ ऐसी लाइंस ऑफ फोर्स रहती है जहां पर रखा कोई भी चार्ज अंदर घूम सकता है। क्लियर जी सर, ठीक है। ये उस चार्ज के चारों तरफ की एरिया है, उसमें मतलब कि कोई दूसरा चार्ज जो है वो वहां पर फोर्स फील कर रहा है। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास रहती है वहां पर फील्ड भी स्ट्रॉन्ग रहता है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर दूर दूर है तो वहां पर वो फील्ड भी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती है। क्लियर जी सर, क्लियर। और आगे बढ़े तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सारी प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है, इसमें याद कर लेनी है, 2-4 याद रख लो तो भी बहुत होता है। चलिए, तो सबसे पहला लिखा हुआ है टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि मान लो अगर ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसके ऊपर अपन ने एक टेंजेंट बना दिया, जैसे कि ये पॉइंट ले लिया, यहां पर टेंजेंट इधर हो गया, ये पॉइंट ले लिया, यहां पर टेंजेंट इधर हो गया, तो यह जो है यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है? डायरेक्शन। और आगे सुनना ध्यान से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव, यानी कि यह पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और यह नेगेटिव पर खत्म होती है। और नेक्स्ट, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती है, अगर करेगी तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शन होगी जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। क्लियर जी सर, बिल्कुल क्लियर। और आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्लोज लूप नहीं बनाती है, वो लाइनें तो हमेशा सीधी ही चलती जाती है। आ गई बात समझ में? यस सर, आ गई। नेक्स्ट, और इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर लीनियर इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल, तो उसे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो, सुनना ध्यान से, कुछ इस तरह से है, अगर दोनों के बीच की, सभी लाइंस के बीच की डिस्टेंस अगर सेम है तो ये यूनिफॉर्म हो जाएगा, और अगर डिस्टेंस अलग अलग है, मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है, तो यह नॉन यूनिफॉर्म होता है। सारी चीजें हम यहां पर 12th क्लास में पढ़ रहे हैं वो सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म की हम यहां पर नहीं करेंगे। आगे बात समझ में? जी सर, बिल्कुल आ गई। और आगे नेक्स्ट, तो अगला पॉइंट इन्होंने क्या दे रखा है देखना, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर नॉट लीनियर नॉट पैरेलल, तो वो मैंने बता दिया नॉन यूनिफॉर्म होता है। न्यूट्रल पॉइंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इज जीरो। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है ये अपन आगे अभी इसकी लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे तो वहां पर मैं आपको बताता हूं। तो नेक्स्ट जो आता है वो है फील्ड लाइंस। फील्ड लाइन सबसे पहले देखना कौन सी किसकी रहती है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं पॉजिटिव चार्ज की। पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस रहती हैं वो इस तरह से बाहर की तरफ निकली हुई रहती है, ये सारी की सारी, ठीक है, ध्यान में रखनी है। और नेगेटिव की बात करें तो ये सभी, इनकी डायरेक्शन जो रहती है वो चार्ज के अंदर की तरफ रहती है, कुछ इस तरह से। क्लियर जी सर, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अगर डाइपोल की बात करें, मतलब एक चार्ज अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो, दूसरा आप नेगेटिव ले रहे हो, दोनों का सेट साथ है, तो पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पर खत्म होगी, ये भी इधर खत्म हो जाएगी और ये भी इधर खत्म हो जाएगी, तो सब अपनी तरफ अट्रैक्शन की कोशिश करेंगे, तो ये हो जाता है आपका डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। पॉजिटिव में बाहर की तरफ आप साइन बना दीजिए, नेगेटिव में आप अंदर की तरफ बना दीजिए, हमारा काम हो गया। चलो खत्म काम। तो ये थी पॉजिटिव और नेगेटिव की। अब यही चीज अगर मैं बनाता हूं दो पॉजिटिव की, किसकी बना रहे हैं? दो पॉजिटिव की। ये क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो ये जो बीच का पॉइंट है यही पॉइंट होता है न्यूट्रल पॉइंट। कौन सा पॉइंट होता है? न्यूट्रल पॉइंट। आ गई बात समझ में? जी सर, बिल्कुल आ गई। ठीक है, ये कुछ इस तरह से लाइंस पूरी की पूरी रहेगी, तो ध्यान में रखनी है।
ठीक यही अगर अपन नेगेटिव के लिए बनाएं, किसके लिए बनाएं? नेगेटिव के लिए, तो नेगेटिव में भी सेम, बस वो डायरेक्शन अपनी किधर हो जाएगी? अंदर की तरफ। आ गई बात समझ में? जी सर बिल्कुल आ गई। तो कुछ इस तरह से लिख दीजिए, अपना काम हो गया, खत्म काम। और यही पॉइंट जो होता है वो न्यूट्रल पॉइंट होता है, उसका लास्ट वाला पॉइंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत पास पास रहती है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, और यही अगर दूर दूर रहती है तो कमजोर इलेक्ट्रिक फील्ड, वीक, जिसको हम कह सकते हैं। बड़े नेक्स्ट अगला जो टॉपिक आता है वो है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेट विद स्मॉल डिस्टेंस। दो चार्ज हैं, एक हो गया आपका नेगेटिव, दूसरा हो गया अपना पॉजिटिव। दोनों कुछ एक मिनिमम डिस्टेंस से रखे जाते हैं, तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इसे हम डाइपोल कहते हैं। बीच का पॉइंट हम अगर O मान लेते हैं तो यह सिस्टम आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगला जो आता है वो है आपका चलिए स्लाइड बदलने में आज काफी टाइम लग रहा है, ठीक है, चलिए कोई नहीं, यही लिख देते अपन। नेक्स्ट जो है वो है डाइपोल मूवमेंट। क्या है? डाइपोल मूवमेंट। अब डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? अगर मान लो इस चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं A लिख देता हूं। क्या लिख रहा हूं? A। तो डाइपोल मूवमेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, मतलब कोई भी एक चार्ज इनटू उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है? A प्लस A 2A। तो इसे हम कहेंगे डाइपोल मूवमेंट। क्या बोलते हैं? डाइपोल मूवमेंट। अगर यूनिट की बात की जाए, किसकी बात करेंगे? यूनिट। तो क्यू की क्या होती है? कूलाम, और इसकी क्या होती है? मीटर। तो कूलाम मीटर इस डाइपोल मूवमेंट की यूनिट होती है, ठीक है। तो लगभग चैप्टर का हमने 40% हिस्सा कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आप सभी को समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम सारी डेरिवेशंस करेंगे, फ्लक्स पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम पढ़ेंगे और डाइपोल के दोनों डेरिवेशन कर लेंगे और आपका ये चैप्टर खत्म। मात्र 2 लेक्चर में हम ज्यादा से ज्यादा कम समय में ज्यादा पढ़ाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और इस चैप्टर की अगर पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिया गया आपको लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन सभी को समझ में आया होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखते रहिए, पढ़ते रहिए और मजे कीजिए। गुड बाय।